हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 6 में, जहां पे आज हम लोग कैलोरीमेट्री को एक तरफ ख़त्म करने वाले हैं और दूसरी तरफ हीट ट्रांसफ़र वाला जो पोर्शन है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो आज शायद आपको हीट ट्रांसफ़र का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिले। अगर हमको टाइम मिला तो हम लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग कैलोरीमेट्री को ख़त्म करने वाले हैं। कुछ सवाल ही बचे थे, बेसिकली वो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसलिए हमने इसे एक नए लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश की है। भाई साहब, आज मेरे को लग रहा है मेरी आवाज़ गूंज रही है, मतलब हमेशा से गूंज रही थी पर आज थोड़ी ज़्यादा लग रही है। चलिए आप इस सवाल को पहले पढ़िए। सवालों से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि जितनी भी थ्योरी थी हमने पढ़ ली है। अब बचे हैं कैलोरीमेट्री के सिर्फ सवाल, और हम इन सवालों को बोलते हैं मिक्सिंग प्रॉब्लम्स, है ना। मिक्सिंग प्रॉब्लम्स। आपको सवाल पढ़ के समझ आ रहा होगा कि इन्हें मिक्सिंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ के थोड़ा बहुत आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि भाई बड़े काम की चीज़ है ना। बोला क्या जा रहा है कि 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज मिक्सड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। यानी बोला जा रहा है आपके पास 100 ग्राम आइस थी और उसका टेम्परेचर कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस था। उसे आपने 500 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है। तो जो मिक्सिंग हुई है उसके बाद जो आपको मिक्सचर मिला हुआ है उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा आपको बताना है। तो ये पहला सवाल है। अब इन सवालों को करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक देखो, पहली बात तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना। मैं जैसे होता ना लेन देन वाली जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अब बेसिक ट्रिक बताता हूँ पहले। अब ट्रिक क्या रहेगी कि अब पहले ट्रिक नहीं, पहले बेसिक बताता हूँ, मतलब शुरुआत करते हैं सवाल को भरने की। आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, आप जब इस आइस को ध्यान से सुनो, इस आइस को जब आप पानी के साथ मिक्स करोगे तो इस आइस का क्या होगा? तो जो अभी आइस होगा ये कि जो अभी आइस आपको -10 डिग्री सेल्सियस पे दिख रही है, पहले वो वाटर के साथ मिक्स होगी और अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएगी। ठीक, ये हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपने कई बार देखा होगा कि पानी में आप बर्फ डालते हो तो बर्फ पूरी तरीके से नहीं घुलती है, देखा भी होगा। तो मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हो रहा है, अगर नहीं होगा तो अभी अपने आप पता चल जाएगा। तो आइस अपने पास कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस पे है। पानी में डाला तो वो 0 पे आएगा। और आगे क्या हो सकता है कि आगे आपको ये वाटर के रूप में दिख जाए, ठीक है। और वाटर कितने पे? 0 पे। आगे वाला जो प्रोसीजर होगा वो देख लेंगे अभी हम। ठीक, क्लियर? चलो अच्छा, आप मुझे बताओ वो जो 500 ग्राम आपने पानी लिया उसका क्या होगा? जो आपने 500 ग्राम पानी लिया उसका क्या होगा? तो ध्यान से सुनो कि जो आपने यहाँ पे वाटर लिया है, जो आपके पास वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, जब इसमें आप आइस डालोगे तो भाई इसका टेम्परेचर घटेगा। हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब वो होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता है, पर हम मान ले रहे हैं कि हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ आई? देखो इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है कि भाई जब आप मिक्सिंग प्रॉब्लम करते हो तो आप बर्फ और पानी को मिक्स करोगे या दो चीज़ों को मिक्स करोगे, आप दोनों को किसी एक कॉमन टेम्परेचर पर लाके छोड़ दो, उसके बाद एनालिसिस करो। तो इसकी ट्रिक क्या है कि ब्रिंग बोथ ऑफ देम एट वाटर, मतलब सबको पानी के रूप में लेके चले आओ और उसका टेम्परेचर कितना हो? पानी का 0 डिग्री सेल्सियस हो, है ना। ठीक, मतलब इनको हमने वाटर बना दिया। अब ध्यान सुनो कि इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, इस वाले प्रोसेस में क्या होगा। अब इस वाले प्रोसेस में ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये जो पूरी की पूरी ऊपर वाली प्रोसेस है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसे हीट कहाँ से मिल रही होगी पहले ये बताना? पानी से मिल रही होगी। अच्छा, ये वाली प्रोसेस कैसे होगी? जब आप यहां से हीट को ये रिलीज कर दे, जब आप यहां से हीट को निकाल दो, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां से हीट निकल रही है। तो इस वाले प्रोसेस में हीट का रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पे हीट गेन हो रही है। तो जल्दी बताना इस वाले प्रोसेस में कितनी हीट गेन हुई। तो मान लेंगे भाई यहां से यहां तक गया Q1 और यहां से यहां तक गया Q2 हीट इसने गेन की। तो आप मुझे बताना गेन्ड हीट कितनी हुई? Q गेन्ड हीट। तो Q1 + Q2। अब यहां से यहां तक देखो टेम्परेचर चेंज वाला फॉर्मूला लगाना है, नो डाउट।
तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी होगी बताना। यहाँ पे ms इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो मास ऑफ आइस कितनी थी अपने पास, 100 ग्राम थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो आप, ये जो आपको दिया है ये ग्राम में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, आपको ग्राम में दिया हुआ है। अभी आपको वो जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रखनी थी आइस की, वो कैलोरी वाले में रखनी। तो कैलोरी में कितनी होती थी आपको बताए थे, जी हाँ 1/2 या 0.5 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे ये करोगे इनटू कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई 10 का हो रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक आप लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ml वाला फॉर्मूला लगेगा। मास कितना रहेगा आइस का 100 इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, वो आपको बताया था 80 कैलोरी होती है। कितनी होती है 80। चलो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 5 10, यहाँ पे हमें मिलेगा ये हो जाएगा 500 और प्लस ये हो जाएगा 800 नहीं 8000, ये हो जाएगा 8000 और अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8500 कैलोरी। यानी इस वाली प्रोसेस को होने के लिए कितनी हीट की जरूरत है, 8500 कैलोरी की। ठीक है, अब वो हीट उसे मिल कहाँ से रही होगी, यहाँ से। अब इसमें सोचो कि ये हीट कितनी रिलीज कर रहा होगा, भाई पानी है, पानी का टेम्परेचर 20 से 0 लेके जा रहा हो तो हीट को ये रिलीज ही तो करेगा। अब ध्यान से सुनो, क्यू रिलीज इस वाली प्रोसेस में कितना होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा ms इंटू डेल्टा टी का। तो m यानी मास कितना है भाई 200 था नहीं 500 है, 500 इंटू इसका होता है कितना भाई 1 और टेम्परेचर चेंज कितने का 20 का है। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 10,000 कैलोरी। अब ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से सुनो, ये जो क्यू रिलीज है वो कितना है 10,000 है और गेंड कितना है 8500। यानी इस वाली प्रोसेस को होने के लिए कितने की जरूरत है, बोलो 8500 को। सर परंतु दे रहे 10,000। हाँ, अब ये जो बचा देखो 8500 के बाद वाला जो पोर्शन बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, क्या आप मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई कि ध्यान सुनो, ये वाली प्रोसेस हीट को गेन करेगी, इसको कहीं से हीट मिल जाए तभी तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये वाली प्रोसेस हीट को लॉस करेगी। अब दोनों एक सिस्टम है, इसने इस यहां से यहां तक जाने में कितनी हीट का लॉस किया 10,000 कैलोरी का, इसने यहां से यहां तक जाने में कितनी हीट एब्जॉर्ब की 8500 कैलोरी। पर अब दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो टेम्परेचर नहीं तो इंक्रीज करता ना तो डिक्रीज करता। पर अब अपने पास कितनी एनर्जी बची हुई है यहाँ पे लिखते हैं। अब अपने पास चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया था लेन देन का आपको समझ आना चाहिए, हिसाब आपका सही हो तो समझ आएगा। अब मुझे बताओ कितनी एनर्जी बची। सबसे पहला सवाल, एनर्जी लेफ्ट कितनी है, तो भाई 10,000 उसने गेन की और 85,000 यूज कर ली, सॉरी 8500, तो 10,000 माइनस 8500 तो आपको कितना बच रहा है 1500 कैलोरी ये बच रहा है। अब ये जो एनर्जी लेफ्ट हुई इसका क्या काम हो सकता है, आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि आप ये 8500 10,000 में से एब्जॉर्ब करके उसका जो बर्फ था आपका पानी बन गया, इसने दे दिया और अपना पानी 0 पे लाया। अब जो बचा हुआ है पहले बताना, अब ये प्रोसेस हो चुकी है, अब आपके पास वाटर कितना है, वाटर इन सिस्टम, तो आपके पास वाटर भैया देखो वो 100 और वो 500, तो वाटर आपके पास 600 ग्राम का है और इस वाटर का टेम्परेचर कितना है 600 ग्राम वाटर अपने पास है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपके पास सिर्फ इतनी हीट बची है, आपके पास नहीं सिस्टम के पास। तो यहाँ पे टेम्परेचर फाइनल कितना हो जाएगा, तो आपको Q पता है, Q बराबर ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। हीट कितनी है भाई 1500 है और मास कितना है 600, स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। ठीक, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये गया, ये से ये गया, अब मिल रहा है डेल्टा टी इज इक्वल टू 15/6 और अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपको वाटर मिलेगा या जो आपका पूरा सिस्टम है उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 2.5 डिग्री सेल्सियस होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें। चलिए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं।
इस सवाल को आप स्टार मार्क करिएगा, बढ़िया सवाल है। या तो एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे ट्राई कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए 1 2 3, अरे कर लो ना, 4 नहीं किया अंकल, करो पॉज, 5। ओके चलिए अब हम सवाल को ट्राई करते हैं। मतलब मैं ट्राई थोड़ी ना करूँगा, मैं तो करूँगा ही, हमको तो ट्राई करना हो तो हम तो कर लिए पहले ही, यहाँ पे आके थोड़ी ना ट्राई करेंगे। आपको करना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका करना इंपॉर्टेंट है ना, आपको सीखना है यहाँ पे ना चीज़ें। चलो 150 ग्राम ऑफ आइस, सवाल आप स्टार मार्क करिएगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया सवाल है और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट को भी ये क्लियर करेगा। बोल रहा है 150 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 300 ग्राम वाटर। तो देखो आइस है, इसका टेम्परेचर -20 है। ट्रिक क्या बताएगी या कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमको आइस को वाटर बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर जो कि आपको 10 डिग्री पे दिया है इसे वाटर बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आइस जो अपने पास है, आइस इसे अभी इसका टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस, इसे हम गर्म करके वाटर बनाएंगे और उस वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, अरे बोलो जी बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब यहां से यहां तक जाने में हीट लगेगी Q1, यहां से यहां तक जाने में हीट लगेगी Q2। ठीक, चलो तो Q1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो Q1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा ms डेल्टा T से। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है, अरे मतलब Q1 की वैल्यू निकालनी है, m है आपके पास 150, अब ग्राम में अगेन है तो 1/2 इंटू टेम्परेचर चेंज बाई 20 का करना है, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2 10 यानी हो जाएगा ये 1500, ठीक है, कैलोरी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी हीट लगेगी, 1500 कैलोरी की। अब यहाँ से यहाँ तक जाओ, Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो भाई यहाँ पे लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, मास कितना है 150 है, इंटू कितना होता है 80, तो 15 × 120, तो 12 120 आ जाएगा और 2 0 यहाँ पे बढ़ा दोगे तो ये आ रहा है 12000 कैलोरी। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल हीट कितनी लगेगी, मतलब इसको चाहिए 12000 + 1500 यानी 13500 कैलोरी की हीट चाहिए होगी। अब आप मुझे ये बताओ ये हीट मिलेगी कहाँ से, आप बाहर से तो गर्म कर नहीं रहे हो, तब कहाँ से मिलेगी, जी बिल्कुल पानी को आप मिक्स कर रहे हो ना उसके साथ, तो वहां से मिल जाएगी, पानी देगा। तो जो पानी है इसको आप कहाँ तक लेके आओ, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओ, जिसका टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका वाटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर आपको कितना करना है, इस वाटर का टेम्परेचर यानी H2O का टेम्परेचर आपको करना है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा थोड़ी ना कि H2O सिर्फ केमिस्ट्री वालों ने पेटेंट करा के रखा है, हम भी लिख सकते हैं। तो वाटर यहाँ से यहाँ तक जाने में वाटर कितनी हीट रिलीज करेगा, तो हम मान लेते हैं Q रिलीज्ड, और ये कितना आएगा ms डेल्टा डी से सॉल्व करोगे तो भाई वाटर कितना है आपके पास 300 है, इंटू 1 इंटू टेम्परेचर चेंज 10 का है, तो सॉल्व करेंगे आ कितना रहा है 3000 ग्रामनी कैलोरी। अब सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि इस वाली प्रोसेस को होने के लिए टोटल कितनी हीट की जरूरत है 13500, पर सिस्टम उसको हीट कितनी दे रहा है, सिर्फ 3000। तो ये क्या प्रोसेस ऊपर वाली पूरी हो पाएगी, आप खुद सोचो, नहीं हो पाएगी ना। अब ये प्रोसेस यहां तक तो नहीं जा पाएगी, ये प्रोसेस यहां तक नहीं जा पाएगी, तो कहीं बीच में तो रुकेगी। यानी आपने देखा होगा, मैंने अभी जो पहले एग्जांपल लिया था कि भाई आपको पानी और बर्फ दोनों का मिक्सचर मिलेगा। अब सवाल यहाँ पे आप अगर कभी किए हो तो आपको मिलेगा, या आप जब करोगे तो आपको मिलेगा, पूछा जाएगा भाई बताओ कितना बर्फ अभी तुम्हारे पास सिस्टम में अवेलेबल है या कितना पानी आपको सिस्टम में मिला, मतलब वाटर पूछ लेगा, वाटर की क्वांटिटी बता दो या बर्फ की क्वांटिटी बता दो कितना सिस्टम में अवेलेबल है। तो अब सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3000 कैलोरी दे तो रहा है, अब भाई क्या होगा, जैसे कि आप कहीं सामान लेने गए, आपके पास उधारी है 13500 की, आप भाई पूरी उधारी तो चुका नहीं पाओगे, तो अब 3000 कैलोरी देके आप बोलोगे भाई कुछ तो चुकता करो, भाई कुछ तो आगे बढ़ाओ काम। भाई कोई काम को करने के लिए 13500 रुपये चाहिए, पर आपके पास नहीं है, तो वो काम तो ऐसा नहीं है कि भाई शुरू ही ना करो,
शुरू करोगे तो बोलोगे भाई जितना हो सके उतना करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो आपने काम शुरू किया। अब मुझे बताइए इस वाले प्रोसेस को होने के लिए कितनी हीट की जरूरत है, Q1 की, यानी 1500 कैलोरी। यानी आप मुझे बताओ क्या आपका ये वाला काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि चाहिए कितना 1500 और आप दे कितना रहे हो 3000। यानी आपकी जो बर्फ है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है वो आगे चली जाएगी कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी। क्लियर है बात? चलो अच्छा एक चीज और बता दो भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वो तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आंसर तो ये है, पर हम आगे अब इसको एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि अब आपसे वो पिछला वाला सवाल थोड़ी ना पूछेगा। अगर मान लो कभी कोई पूछता है आपसे ऐसे ही वाले सवाल आएंगे, और इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क करने को बोला है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस हो चुकी पूरी, बची कितनी हीट, है ना, मतलब आप समझो आपका आइस पूरा कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपके पास लेफ्ट कितना आइस मतलब हीट बचा है, क्यू लेफ्ट, तो वह 1500 कैलोरी। भाई ये वाली प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब ये प्रोसेस कराने के बाद आपके पास सिर्फ 1500 कैलोरी बची है। ये 1500 कैलोरी अब क्या करेगी, ये 1500 कैलोरी अब आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगी। अब सवाल बदल गया। अब मुझे बताओ कि भाई आपके पास आइस है जिसका वजन या जिसका मास 150 ग्राम है, आप उसको दे रहे हो 150 कैलोरी, सॉरी 1500 कैलोरी। आप मुझे बताओ कितना वाटर वो बना लेगी, मतलब इतने से कितना वाटर बनेगा। तो अब यहां पे आप क्या लगा दो, देखो ध्यान से, मैं इसे मिटाता हूं। अब हम आगे बात करते हैं, सवाल जो नहीं पूछा था अब हम उसकी बात करते हैं कि कितनी आइस मेल्ट होगी, है ना, आइस मेल्ट। अब ऐसा तो है नहीं, है ना, मतलब कि पूरी आइस मेल्ट हो जाए, और ऐसा भी नहीं है। चलिए हमें ये पता चला कि भाई क्यों कितना बचा अपने पास, देखो 3000 में से 1500 तो इस प्रोसेस को कराने में चला गया है। अब अपने पास सिस्टम में अवेलेबल क्या है, आइस अवेलेबल है और वाटर अवेलेबल है, और दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप फर्दर जो हीट दोगे क्या वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा? नहीं। वो जो आप हीट दे रहे हो, कौन सी हीट जो बची हुई है भाई, 3000 में से 1500 तो यूज हो गई, 1500 कैलोरी जो बची हुई है वो इस आइस को मेल्ट कराने में हेल्प करेगी, यानी आइस को मेल्ट कर देगी। तो बताइए अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, भैया कितना आइस मेल्ट हुआ। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आइस मेल्ट हुई उसका अमाउंट है m। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब Q कितना है 1500 कैलोरी, मास नहीं पता है, इंटू 80 है। सॉल्व करते हैं तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन 80, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 8। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 75/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 18 पॉइंट कुछ तो जाएगा ना, 75। क्योंकि देखो आप जब सॉल्व करोगे तो 4 1 4 हो गया, फिर 18 चौक 72 होता है। छोड़ो ऐसे बताता हूँ, 4 1 4 बचा 3, 4 1 4 बचा 3, 4 8 32, फिर बचा 3, पॉइंट लगाए, कैरी लिया 0, तो 4, मतलब कर लोगे यार, इतना तो आता ही है ना। अब आप सोचो कि आपने ये जो हीट दी, जो आपने 3000 हीट दी, इससे क्या क्या हुआ, इससे दो प्रोसेस हुई। पहला तो आपकी जो आइस थी -20 डिग्री सेल्सियस पे, वो आई 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर आगे जो प्रोसेस हुई थी उसके लिए पूरा हीट नहीं अवेलेबल थी। तो कितना था 1500 था, वो जो 1500 इसको मिल रहा है ना, वो इससे आइस एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगी। अब कितना आइस मेल्ट होगी, देखो पूरा तो नहीं होगी, कितना होगी 18.75, क्योंकि पूरा कराना है। अगर आपको यहां से यहां तक प्रोसेस कराना था तो 13500 कैलोरी की हीट देनी थी, पर वो तो थी ही नहीं। ठीक है, अब आपसे सवाल में कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है अमाउंट ऑफ आइस इन सिस्टम। क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा अमाउंट ऑफ आइस इन सिस्टम। भैया सिस्टम में बताओ कितना आइस बची है। तो भाई 150 ग्राम थी, उनमें से इतना तो पिघल गई, तो बची कितनी, बची आपकी 150 - 18.75 ग्राम, घटा लीजिएगा। आपसे यहां से उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सिस्टम। तो भाई सिस्टम में पहले कितना वाटर अपने पास था, 300 ग्राम था, और कितना और मिल गया हमको 18
318.75, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 318.75 ग्राम। ठीक, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला वाला तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मिक्सिंग प्रॉब्लम का, यहाँ से ये अच्छे सवाल माने जाते हैं, तो ये सवाल आ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट करिए, ये सवाल आप खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कीजिए और सवाल को साथ ही में ट्राई भी करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल आपको ट्राई करना ही चाहिए, है ना, भले समझ मतलब भले आंसर ना आए, आपकी पेन बीच में कहीं रुक जाए, पर सवाल जरूर ट्राई करिए। एक बार आपको पता चलेगा कि हम कैसे सोच रहे हैं, है ना, तो आपको सही लगेगा। हमारे सर भी बोलते थे, हमने भी अप्लाई किया, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि सवाल जब ट्राई करोगे एक लड़ने की आपके अंदर ना होनी चाहिए कि अब वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, मतलब आपके अंदर एक स्पिरिट है ना, स्पिरिट होनी चाहिए लड़ने की, कि हम भाई सवाल आया, प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे, हो चाहे ना हो, है ना, लड़ेंगे इससे। अब भाई गिव अप कर देना कि सर करेंगे, वो गलत बात है। आपकी लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको उनसे भी तो फाइट करना पड़ेगा। मेरे को ये सब नहीं करना है। चलो वापस आते हैं इसमें। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट, मतलब ये मिनिमम ही है, अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू मिक्स 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इट टू 10 डिग्री सेल्सियस। अप्रोच सेम है। अब अपने पास यहाँ पे सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो आइस दे के रखा है और एक स्टीम दे के रखा है। अब स्टीम का टेम्परेचर होता कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और अपने पास आइस कितने पे दिया है -20 पे। अब दोनों को, मतलब आइस को और स्टीम को, दोनों को एक किसी कॉमन पॉइंट पे लाके रख दो। अब देखो, अब तक आप सीख चुके हो कॉमन पॉइंट पे लाने का एक फायदा रहता है। जैसे अब तक हमने 2 सवाल किए, दोनों में हमें कॉमन पॉइंट ढूंढे थे, और कॉमन पॉइंट पे लाने पे एक मतलब हमें एक अच्छा सा आसानी से आंसर मिल जाता था, कंफ्यूजन नहीं होती थी। सेम तरीके से हम आइस को भी किसी एक कॉमन पॉइंट पे लेके आएंगे, स्टीम को भी किसी एक कॉमन पॉइंट पे लेके आएंगे। अब कोई सा भी आप कॉमन पॉइंट चूज कर सकते हो। चलिए, आइस की अगर बात करें तो आइस का टेम्परेचर कितना है -20 है। कितना है -20 है। ठीक है, आइस को जब आप स्टीम दोगे ना, तो भाई स्टीम तो गर्म होती है, तो इससे आपकी आइस पिघलेगी थोड़ी ना, पहले वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, और बढ़ा के कहाँ लेके आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसके बाद जब आपकी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो ये वाटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी। और वाटर कितने पे बनेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके बाद भी आप आइस हीट दोगे ना, तो आप मतलब स्टीम प्रोवाइड करोगे, तो ये आपकी जो आइस थी ये वाटर में ही कन्वर्ट होगी, और उसका टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो एक डाउट अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा, सर हमसे तो आइस बोला था, आप वाटर को क्यों लेके जा रहे हो। ऐसे डाउट आते हैं, आपको शायद हंसी है, पर ऐसे डाउट बच्चे हमसे पूछे हैं जब भाई हमने सवाल कराया था तब, कि सर इसमें तो सवाल आइस को बोला, आप वाटर क्यों बना रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस पे। भाई 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस का होना पॉसिबल है? नहीं है ना, तो वाटर ही तो बनेगा यार। अब जरा ध्यान से, अब ये तो एक प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे देखो हीट कितनी रिक्वायर्ड है, तो भाई Q1, फिर ये Q2, फिर ये Q3। Q1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आइस कितना था अपने पास 5 ग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 की वैल्यू, Q1 हो जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू 20 ms डेल्टा टी से। सॉल्व किए, Q टोटल कर लेते हैं इसको, Q टोटल इसीलिए कर लेते हैं, प्लस यहाँ से यहाँ तक भाई 5 इंटू 80, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो भाई 5 इंटू 1 इंटू 10। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, ये आएगा 50, ये आएगा 400, ये आएगा 50, तो 400 प्लस 100 यानी टोटल 500 कैलोरी की हीट चाहिए होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 500 कैलोरी हीट मिल जाए, ये प्रोसेस हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे हम। अब ये हीट मिलेगी कहाँ से? स्टीम से मिलेगी। तो ये अपने पास स्टीम थी, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम मान के चलेंगे, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, तो भाई हम 100 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलेंगे स्टीम का। ठीक है, अब स्टीम को जब आप मिक्स करोगे तो स्टीम के साथ क्या होगा? स्टीम ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो वो क्या बनेगा? वो वाटर बनेगा। वो क्या बनेगा? वाटर। और वाटर का भी टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसके बाद फर्दर आपका यही जो वाटर है ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हीट रिलीज कर रहा होगा। मान लेते हैं आपके पास स्टीम कितनी थी? m मास की थी, तो ये Q1 लेगा, ये Q2 लेगा, इस प्रोसेस में हीट कितनी लगेगी? तो Q टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फॉर्मूला, तो भाई m इंटू 540 प्लस यहाँ पे मास तो वही रहेगा इंटू स्पेसिफिक हीट s इंटू 90। अब ये दोनों हीटें बराबर हैं क्योंकि दोनों को हमको प्रोसेस करवाना है, तो दोनों हीट बराबर होंगी। अब क्या करेंगे, बस इक्वेट करना है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 13, तो 630 m कैलोरी और ये 500 कैलोरी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से 630 m इज इक्वल टू 500 कैलोरी, और ये सॉल्व करोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी 50/63 और ये ग्राम में आपको मिलेगा। सवाल समझ आया? देखो कुछ नहीं था, बड़ा आसान सवाल था। अब भाई नॉर्मल सा सवाल है, लॉजिकली अगर आप सोचो तो स्टीम और आइस को जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, स्टीम ठंडा होगा और आइस आपका गर्म होगा। आइस गर्म होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और स्टीम ठंडा होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब बोला था आपको सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लाना है, तो पता कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने आपको जैसा बताया था, जैसा आपको सिखाया था, सेम तरीके से हमने सॉल्व किया और आपका आंसर आपके सामने है। तो भाई इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो अपने पास है, मतलब पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और अपने पास है, मिक्स प्रॉब्लम में आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, है ना। आपको लगेगा कि यार ऐसे भी सवाल बन सकते हैं क्या, तो हाँ ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं। बोला जा रहा है कि अपने पास एक लीड की बुलेट है, जब आप फायर कर रहे हो तो वो दीवार में जाके लगती है, और दीवार, भाई देखो जब बुलेट फायर हो रही है, ध्यान सुनो, मैं सवाल आप पढ़ ही लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। भाई एक बुलेट है, जब आप बुलेट को फायर करते हो ना, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी बुलेट इधर जा रही है v स्पीड से। अब इसके पास जो एनर्जी है वो जाके इस दीवार को दे रही है। अब पूरा सवाल पढ़िएगा। बोला जा रहा है कि एज्यूमिंग दैट 25% ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब, कि भाई इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 25% वो दीवार एब्जॉर्ब कर ले रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। ठीक है, यानी 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप कुल मिला के बोल सकते हो कि वेस्ट हो चुकी है, वेस्टेड बोल सकते हो। तो बची कितनी अपने पास, अपने पास बची 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जितना पहले था उसका 75% बचा हुआ है। अब उससे क्या हो रहा है समझो, उस जो ये 75 बचा उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि बुलेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो मेल्ट भी हो जा रही है। भाई बुलेट का कुछ मास रहा होगा, ये जो 75% जो बची हुई है इसका यूज कहाँ हो रहा है, ये बुलेट का टेम्परेचर पहले बढ़ा रही है कितना, 300 केल्विन तक, और फिर उसे मेल्ट करा दे रही है। क्लियर? चलो अब कैसे करेंगे, बड़ा ऑब्वियस बात सवाल है कि भाई ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी जो 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यही एनर्जी टेम्परेचर राइज में और मेल्टिंग में काम आ रही है। अब आपने तो इतना समझ में आ ही चुका है भाई, टेम्परेचर राइज अगर हो रहा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और मेल्टिंग हो रहा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक स्टेप और कर देता हूं, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, कॉन्सेप्ट सिखाना था। तो ये 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब जितना टोटल था उसका 75% बचा हुआ है, यानी आप इसे लिख सकते हो 75/100 इंटू पहले कितनी थी, मान लेते हैं हाफ m v स्क्वायर, और टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ms ऑफ लेड pv जिसको बोलते हो इंटू डेल्टा t, प्लस मेल्ट कर रहे हो तो आप लिखोगे m इंटू LF। अब आपको भी दिख रहा है m से m कैंसिल आउट हो रहा है, और ये हो रहा है 25 या 75, 25 होगा 100, तो ये आपको मिल रहा है 3/8 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड इंटू टेम्परेचर चेंज और प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दिया हुआ है, टेम्परेचर में कितना राइज हो रहा है वो दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, 3/8 वो तो पता ही है। आपको v की वैल्यू निकालनी है तो आप कर लोगे। अब अभी इसी बात भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप कर लोगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यूनिट का ये आपको कैलोरी पर ग्राम में दिया और वो कैलोरी पर किलोग्राम में दिया हुआ है, तो आप इन सब बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके इस सवाल को नोट कर लीजिए
और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर सही होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं भी सही आंसर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पे हम अपना कैलोरीमेट्री वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं, है ना। अब बाकी आप अपनी तरफ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसी चैप्टर का एक और पोर्शन जो बचा हुआ है, और ये काफ़ी टफ पोर्शन भी माना जाता है, इन सब में सबसे टफ माना जाता है। हाँ, रियलिटी है। यहाँ पे आप कुछ लॉस पढ़ते हो, है ना, तो यहाँ पे आप बहुत पेशेंस के साथ पढ़िएगा। हाँ, ये आज बेसिक लेक्चर होगा, मतलब वो तो कैलोरीमेट्री का लास्ट लेक्चर था। अब यहाँ से हम लोग एक और पोर्शन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हीट ट्रांसफर का। तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये बेसिक पोर्शन है, यानी अगर आप इन चीज़ को समराइज करो जो हम पढ़ रहे थे तो वो कैसा था। देखो, समराइज करने का तरीका यही था कि भाई हम आपको ये बताए थे कि अगर ये बॉडी है और बॉडी को अगर आप हीट दे रहे हो तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो एक्सपेंड हो सकती है ना, दूसरा इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और तीसरा ये अपना स्टेट चेंज कर सकती है। क्लियर? हमने ये भी पढ़ लिया एक्सपेंशन वाला, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस बॉडी को हीट कैसे देंगे। हमने आपको पढ़ा तो दिया हीट देंगे तो ये होगा, हीट देंगे कैसे? ऐसा हो ना, वो बिल्ली की गली में घंटी बांधनी है, अगर घंटी बांध देंगे तो हमको पता चल जाएगा बिल्ली कब आ रही है, तो हम बिल्ली में घुस जाएंगे, पर बांधेगा कौन? वैसे आपको हमने बता तो दिया कि हीट ट्रांसफर करने से भाई ये चीजें होंगी, पर ट्रांसफर करेंगे कैसे? हाँ, ये सवाल है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। किसकी बात करने वाले हैं? मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की, कि हम किसी बॉडी को हीट कैसे कैसे दे सकते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? क्लियर बात? ठीक। अब ये जो हीट है किसी बॉडी को 3 तरीके से दिया जा सकता है ना, ये 3 तरीके से है। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने हैं? दीज आर, मतलब ये 3 है। पहला अपने पास है कंडक्शन, ये जो चीज़ें हैं ये आपने छोटे क्लासेस में सीख लिया हुआ नाम। एक होता है अपने पास कन्वेक्शन, और एक अपने पास है रेडिएशन। ये क्लास 7th में ही बच्चों को बता दिया जाता है, आपकी बुक में भी था, आप शायद याद ना हो, है ना। क्लास 7th में आप जहाँ पे पढ़ते हो सी ब्रिज लैंड ब्रिज, वहीं पे ये पोर्शन रहता है। कंडक्शन भी रहता है, कन्वेक्शन भी, रेडिएशन भी। अब देखो, हमको इन डिटेल पढ़ना किसको है? कंडक्शन के बारे में पढ़ना है और रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। कन्वेक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, हम बस इसका देखो पहले तीनों के डेफिनेशन जानेंगे, नो डाउट जानना जरूरी है, लेकिन इन डिटेल में हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्शन मैंने आपको बताया सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर की, है ना। हीट ट्रांसफर यानी हीट आपको देना है, बेसिक बात है, हीट देना है। पर हीट जब आप दोगे तो भाई हीट एक करंट के फॉर्म में फ्लो होती है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक करंट, वैसे हीट भी एक टाइप के करंट के फॉर्म में फ्लो होती है। आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ को छूते हो तो आपको गर्म लगता है, कोई चीज़ आप छूते हो तो आपको ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को छूते हो ना, तो अगर आपको ठंडा लग रहा है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी से हीट उस बॉडी में जा रही होती है, और अगर आपको कोई चीज़ गर्म लगती है तो क्या होता है कि आप उस बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। क्लियर ये बात? ये पॉइंट क्लियर है? चलो, अब आप समझो कि हीट का जो फ्लो है, हीट का जो ट्रांसफर है, वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि हीट, भाई जैसे पानी हमेशा आप ऊपर से नीचे फ्लो करता है, करंट आपकी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो वैसे ही सेम तरीके से आपका जो हीट वाला करंट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। सर क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते? नहीं, नहीं होता। आपका हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में कि भाई एक एक करके थर्मल कंडक्शन क्या होता है, थर्मल कन्वेक्शन क्या होता है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है। यानी आप समझो एक सोर्स है और एक बॉडी है, उस बॉडी तक आपको हीट पहुंचानी है। 3 तरीके हैं, हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और ये आपको नोट भी करने हैं। तो पहले आप इसमें क्या ही नोट करोगे, है ना। आपको अगर नोट करने का मन हो तो आप नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, हम लोग अब बात करने वाले हैं थर्मल कंडक्शन के बारे में। तो आप जल्दी बताओ, कंडक्शन याद है आपको? थर्मल कंडक्शन
नाम में ही छुपा हुआ है कि भाई कंडक्टर से ही मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है, कंडक्टर से ही ये चीज़ें पॉसिबल है। अब पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे सर ने हमको समझाया था आप रिलेट कर पाओगे, वैसे बड़ा आसान सा टॉपिक है पर अच्छा लगा था तो हम भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या था, देखो होता क्या है, मान लीजिए आज डेट है, वैसे भी मतलब 1 महीने बाद वैलेंटाइन वीक चलना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई लड़की है, अब कोई भी है मतलब ठीक है, अब वो लड़की है तो हो सकती है ना, जिसे आप पसंद करते हो। आप क्या करते हो, पसंद करते हो, और 1 महीने बाद भाई वैलेंटाइन डे आने वाला है, आपको जुगाड़ बता रहे हैं, है ना। अब वैलेंटाइन डे में एक दिन आता है रोज डे, अब इसे रोज देने जा रहे हो, गुलाब, ठीक है, क्या देने जा रहे हो, गुलाब। अब गुलाब देने के तरीके के ऊपर ध्यान दीजिएगा, गुलाब समझ लीजिए हीट है, आप हो सोर्स ही है। अब समझो आपको गुलाब देना है इन कन्या को, आप कुछ भी अपनी तरफ से नाम इमेजिन कर लो, ये आप हो और ये आपकी वो है। चलो अब ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया, क्लास के जितने भी चिंगू मुंगू हैं सबको इकट्ठा कर लिया, है ना। जैसे मूवीज आप बहुत देखे हो, फैंटेसी में है कि आपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, या नर्सरी के बच्चों को, सबको छोटों को, भैया चलो तुमको एक काम कराएंगे, अब मेरा ये काम कर दो, हम तुमको टॉफी खिलाएंगे, रिश्वत तुमने देना शुरू किया। नहीं, यहाँ पे आपने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, ऐसे एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, ऐसे सारे के सारे आपने बच्चों को ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक, ऐसा आपने खड़ा कर दिया। अब बच्चे भाई नादान, उनको तो बस लालच आपने दिया, वो तो मान गए। आपने बोला कि भैया ये जो रोज है हम तुमको देंगे, मैं वैसे इनको यहाँ खड़ा करना था लेकिन नहीं सही रहता, कॉन्सेप्ट पे नहीं फिट बैठता था। आपने रोज इनको दिया, है ना, गुलाब। अब आप इस बच्चे को दिए, इस बच्चे से आपने पहले से बता के रखा था कि भाई देखो ये रोज हम तुमको देंगे, तुम अपने बगल वाले बच्चों को पकड़ाना, तुम इनको, फिर 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 तुम इनको, और लास्ट वाला बच्चा इनको पकड़ा देगा और इनके हाथ में रोज आ जाएगा, गुलाब, जो गुलदस्ता है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, बुके बोलते हैं। भाई हम तो कभी दिए नहीं है, किसी को नहीं दिया आज तक, ठीक है, बेकार होता है, पैसा वेस्ट होता है। तो यहाँ से कैसे गए, अब यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ चटपटी बातें आ रही होंगी कि सर गुलाब तो ये देगा ना, तो मतलब मानेगी कैसे, अरे तुम खड़े हो ना यार, इतने बड़े से छोटे छोटे बच्चे, कुछ तो सोचा करो यार। दूसरी चीज, भाई कोई भाग नहीं रहा, सब लॉयल है, वरना एक यहाँ से निकल ले, आपकी चेन टूट जाए, ये भी हो सकता है, आपकी चेन टूट जाए और ये बच्चा भाग ले, नहीं ये सब पॉसिबल नहीं है, सब एकदम आइडियल है, जैसा आपने सोचा था वैसा ही है। आप मुझे बताओ कि आपका काम हुआ, सेम तरीके से आपका हीट है, हीट में ये मॉलिक्यूल्स है, ध्यान समझना, हीट में क्या होगा, थर्मल कंडक्शन में ये सोर्स है, ये आपकी बॉडी है। अब सोर्स से आपको हीट यानी रोज पहुंचाना है, और रोज में ये मॉलिक्यूल्स हैं, आपका जो मॉलिक्यूल है वो कोई सा भी हीरा नहीं, अपनी पोजीशन पर सब खड़े रहे, ये इसको, वो उसको, वो उसको, वो उसको, वो उसको ऐसे पकड़ाता चलेगा और फाइनली सोर्स तक पहुंच चुका है। क्लियर है बात। थर्मल कंडक्शन में भी सेम चीजें होती हैं। थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी, जैसे आपने रॉड कभी देखा हो, एग्जांपल अगर रियल लाइफ देखो तो ये रॉड है अपने पास, आयरन की रॉड है, जिससे आपको बहुत हमारा पड़ी है, अरे मतलब गलती से निकल गया यार, ठीक है, ये आपके एक आयरन रॉड है। इस आयरन रॉड को आप एक सिरा गर्म कर रहे हो, है ना, एक सिरा ऐसे गर्म कर रहे हो। आपने फील किया होगा कि आयरन की रॉड तो आप गर्म यहाँ कर रहे हो, पर हीट तो यहाँ तक पहुँच जाती है। जब आप इस वाले पोर्शन को आप टच करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन भी हॉट फील होगा, जो कुछ देर पहले आपको ठंडा फील हो रहा था, ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कैसा है, वो सेम तरीके से हुआ है थर्मल कंडक्शन से। हुआ कैसा है कि भाई देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, हाई था, मतलब कितना था, क्या मतलब हाई था इतना पता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, लो है। यहाँ का टेम्परेचर हाई है, यहाँ का टेम्परेचर लो है, और ध्यान से सुनो, रॉड में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, यहाँ पे रॉड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो हीट आप दे रहे हो, ये वाला मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो उस मॉलिक्यूल, जैसे अब पढ़ते हो ना, ये मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे,
और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, मतलब पूरी तो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब पूरी ही करते हैं फिर आगे ट्रांसफर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने से इनकी एनर्जी बढ़ती है, एब्जॉर्ब एनर्जी, और एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल VIB वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये बढ़ जाती है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने का मतलब कि अब मॉलिक्यूल्स अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और वाइब्रेट करने के तो ये वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है। यानी जो आप हीट दे रहे हो मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर की वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाएंगे और अपने पोजीशन में वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होने के बाद एनर्जी को बाहर यानी बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। सेम तरीके से ये वाला मॉलिक्यूल में भी ये सेम चीजें होंगी, ये वाला मॉलिक्यूल भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाएगा, फिर ट्रांसफर करेगा बगल वाले को, ये भी वही करेगा, ये भी, और लास्ट में ऐसे करते करते हीट यहां तक पहुंचेगी। आपने फील भी किया होगा कि भाई अब रॉड को आप जैसे आग में डालते हो उसके तुरंत जल्दी थोड़ी ना होता है गर्म, कुछ टाइम लगता है यार। सेम तरीके से अगर आपने यहां पे रोज ट्रांसफर किया है तो यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, तुरंत थोड़ी ना पहुंच जाएगा। बात समझ आई? सेम तरीके से ये वाला पोर्शन जल्दी गर्म होगा यहाँ वाले पोर्शन के कंपैरिजन में। बाकी आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे कि सर यहाँ वाला टेम्परेचर तो कम रहता है, अरे तो कम तो रहता ही है ना भाई, है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अब लिखिए क्या होगा इसमें, लिखिएगा हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट। ये जो आपको पहला वाला पॉइंट है ना उसका टेम्परेचर हाई है, ये आपका हाई टेम्परेचर पे है, और ये वाला आपका लो टेम्परेचर पे है। कैसे लिखूंगा यार, ये आपका लो टेम्परेचर पे है। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट, है ना, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि भाई आपके मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अब यार मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब इसमें देखो कुछ दो चीजें पॉसिबल होती हैं। पहला कि भाई आपका जो मॉलिक्यूल है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। जो पहला इसमें पॉइंट है वो क्या है कि पहली बात तो मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है, मॉलिक्यूल मतलब मीडियम का होना ज़रूरी है, मीडियम रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्स, है ना, मीडियम मस्ट है इसमें, है ना, इस वाले प्रोसेस में मीडियम मस्ट है कि भाई अगर मीडियम नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे खुद सोचना यार, यहाँ से यहाँ तक हीट कैसे जाएगी, अगर रॉड ही नहीं होगा तुम्हारा हाथ गर्म कैसे होगा। अब ये मान नहीं रहा कि रॉड की वजह से गर्म हो रहा है फिर रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, वो सब नहीं मान रहा है। अब इसे तुम खुद सोचो, यहाँ पे आपने जला के रखा है और यहाँ पे आप टच कर रहे हो, कोई मीडियम नहीं है तो कैसे जाएगी है, नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज यहाँ पे, पहला तो मीडियम मस्ट है, दूसरा चेंज इन, नो चेंज इन पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो चेंज इन पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की पोजीशन में कोई सा भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल डू नॉट मूव, जबकि मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स डू नॉट मूव, देयर इज नो मूवमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा थर्मल कंडक्शन का, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं पर अभी आपका थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे थर्मल कन्वेक्शन की बात करते हैं। हो गया, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला अपने पास जो है थर्मल कन्वेक्शन है। अब मिटा के इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे ये वाला फिगर दोबारा बनाना पड़ता और हम तैयार नहीं थे उसके लिए। ठीक है, अब थर्मल कन्वेक्शन में क्या है, थर्मल कन्वेक्शन की अगर बात करें, इसको भी मिटाना है। थर्मल कन्वेक्शन की अगर बात करें तो थर्मल कन्वेक्शन की अगर बात करें तो वो ध्यान दीजिएगा।
थर्मल कन्वेक्शन में ध्यान से आपने देखा कि भाई इतना पैसा हमारे पास है नहीं, हम खुद ही जाके अप्रोच करेंगे, है ना, सीधे, वरना इन बच्चों के सामने बेइज्जती अलग से हो जाएगी। अरे सोचो ना, मान लो तुम इन सबको इकट्ठा किया और मना कर दी, हड़का ली, तो ये बच्चे जाके प्रचार करेंगे। तुमने सोचा भाई ये सब बेकार है, हम खुद ही जाएंगे, है ना, हम यहाँ से खुद ही जाएंगे इनके पास और यहाँ पे इनके पास जाके इनको हम खुद रोज देंगे। कैसा होता था ऐसे, हाँ, रे घुटना नहीं बन रहा यार। चलो कुल मिला के आप गए यहाँ पे और आप इनको, अरे छोटा बन गया, आप इनको खुद ही रोज दे रहे थे। ये पॉसिबल है, आप खुद गए और खुद रोज दे दिए। इसमें क्या है, इसमें ध्यान से सुनना, ये थर्मल कन्वेक्शन में आपका पार्टिकल खुद मूव कर रहा है। पहले में पार्टिकल मूव नहीं किया, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। यानी यहां पे आप लिख सकते हैं सेम तरीके जो आपको मैंने बताया कि जहां पे पार्टिकल आपका खुद मूव करे, वेयर पार्टिकल इटसेल्फ, देखो खुद मेहनत मजदूरी करके मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जहां पे आपका पार्टिकल खुद मूव करे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना, टू ट्रांसफर, गुलाब मत लिखना, हीट, ठीक है। यहां पे आपका पार्टिकल खुद ही मूव कर रहा है। अब इसमें कुछ चीजें अब जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसमें भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यानी मीडियम मस्ट है, मीडियम मस्ट। और दूसरा कि भाई पार्टिकल मूव कर सकता है, पार्टिकल विल मूव, इसमें तो मूव करेगा ही, है ना, मस्ट है, रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं होगा, हीट कैसे जाएगी। अरे तुमको यहां से तक जाना पड़ेगा ना भाई, समझे, क्लियर। ये आपका पार्टिकल विल मूव वाला है, थर्मल कन्वेक्शन। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, देखो आपको जब पानी गर्म होता है तो पानी में ये चीजें होती हैं, पानी का नीचे वाला मॉलिक्यूल गर्म होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर मतलब ये एक साइकिल चलती है ना। तो पानी अपना ऐसे ही गर्म होता है, पानी ऐसे लेयर के फॉर्म में होगा, आपको पानी का एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा गर्म होके, फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, मूव ऐसे करता है हाई से लो, और ऐसे करते 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 आपका जो पानी का मॉलिक्यूल है पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, ठीक। अब इसे नोट कर लो कि आपका थर्मल कन्वेक्शन वाला पार्ट है कि जहां पे आपका पार्टिकल खुद मूव करता है। पर इसमें भी क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ जरूर इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही है, बिना मीडियम के ये वाला प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। अब आप इसको नोट करें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम रेडिएशन है। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें आप। आइए अब हम हीट ट्रांसफर के थर्ड और लास्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रेडिएशन है। अब रेडिएशन वाला अगर लॉजिक समझो तो भैया आप हैं, आपकी महिला मित्र हैं, और आपका मित्र उनके पास बिना जाए हीट ट्रांसफर कर दे, कैसे, ऐसे फेंक दे गुलाब, है ना, ऐसे फेंक के चला जाए, दैट्स इट भाई। ना तो आपका दोस्त गया लेकिन गुलाब चला गया। क्या मीडियम की मूवमेंट, सॉरी क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, नहीं, वो तो खुद नहीं गया। समझ आई बात, ऐसा फेंका पैरों के पास जाके गिर गया, जैसे निशाना लगा था ना वैसा वाला। अब रेडिएशन वाले पोर्शन को लिखा कैसे जाए, है ना, अब लिखा कैसे जाए, है ना, सिंपल मार्कर से, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हैं ना, दी ट्रांसफर ऑफ हीट। अरे यार एक तो ये परेशान कर रहा है। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट एनी मीडियम, तो वो मीडियम होगा तो भी, लेकिन मतलब बिना मीडियम की हो जाए, विदाउट एनी मीडियम। सर बिना मीडियम के हीट कैसे ट्रांसफर होगी, जैसे सन से अर्थ अब तक आती है ना, अपना सन है और अर्थ है, उनके बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है तो नहीं, वैक्यूम है। अब जब वैक्यूम है तो हीट कैसे आ रही है, रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है।
है ना, हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोलते हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा था, अब इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, ये आप पढ़ते हो, क्लास 12 का टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ना, जहाँ पे आपकी हीट मतलब आपने पढ़ा ना, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। आप समझो तो अपनी जो ये विजिबल लाइट भी आ रही है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। आपने 11th में आप बुक ओपन करिएगा एनसीईआरटी में, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, पूरा उनका बारे में लिखा गया है। तो वही है कि रेडिएशन के फॉर्म में अपने पास आती है, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना रखते हैं, है ना, आज के लेक्चर में बस इतना ही चीज़ें रखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो थर्मल कंडक्शन है, और वो अकेले में एक बढ़िया टॉपिक है। वहाँ पे आपको एक अलग से लेक्चर लेके चीज़ों को समझाना चाहेंगे। आज वैसे भी एक्सटेंड करने का कोई लॉजिक है नहीं, खत्म होगा नहीं, और स्टडी स्टेट वगैरह पढ़ाने में इतना मजा आएगा नहीं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।